उसके बाद आप इलाज कराएंगे, प्लास्टर होगा, फिजियोथेरेपी होगा, तो ये क्या हो गया, वो अस्थायी विकलांगता। वो अस्थायी मतलब कि ठीक है, फिजियोथेरेपी और इलाज के बाद वो ठीक हो जाएगा, 7-6 महीने में वो काम करेगा और वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये विकलांगता हुई उस दौरान आपको क्या होगा, जितना आपके कमाई के क्षमता का नुकसान हुआ है उतना पैसा मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 90% तक आप जो कमा रहे थे उसका 90% तक आपको पैसा उस दौरान का मिल सकता है। लेकिन अगर वो विकलांगता अस्थायी हो गई, मान लीजिए कंपनी में काम करते वक्त या घर से कंपनी तक आते वक्त या कंपनी से घर वापस जाते तक रास्ते में किसी तरह का ट्रैफिक दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कंपनी में कोई एक्सीडेंट हो गया और उसमें से अगर किसी का कुछ हाथ पैर टूट गया, परमानेंटली कट गया, परमानेंटली बेकार हो गया हाथ, तो वो तो लाइफ टाइम कमाई उसका खत्म हो गया। एक आदमी मान लीजिए जो काम कर रहा था, मशीन चलाता था राइट हैंड से, और अगर मान लीजिए वो घर से निकला, कहीं बाइक का एक्सीडेंट हो गया और उसका राइट हैंड बेकार हो गया, अब उसका राइट हैंड काम नहीं करेगा, या तो कट गया या बेकार हो गया या काम करना बंद कर दिया, तो अगर वो आदमी 500 कमा रहा था तो अब वो जीवन में क्या होगा, उसका 10% भी नहीं कमा पाएगा। मतलब 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी कोई उसको नहीं रखेगा, तो उसका कमाई का कितना नुकसान हो गया, क्षमता का 90%। तो उसकी कमाई की क्षमता का 90% नुकसान हुआ, तो हम इस 90% की भरपाई उसको जीवन भर करेंगे। जीवन भर का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आदमी का एक्सीडेंट में परमानेंटली हाथ कट जाता है और इसको हम मानते हैं कि ये 90% डिसेबलमेंट हो गया, तो हम उसको 450 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उसको लाइफ टाइम देते रहेंगे पेंशन के तौर पर। हाँ, जब तक वो जिंदा रहेगा, ऐसा नहीं कि जब तक नौकरी होगा, जब तक जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि काम के कारण, रोजगार के कारण उसका वो एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसका परमानेंट कमाई की क्षमता का नुकसान हो गया। पहले जो आदमी 500 कमा रहा था वो अब उसको 50 रुपए में नहीं रखेगा, तो अपना परिवार और खुद का कैसे वो भरण पालन करेगा। तो वैसी स्थिति में उसको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, विकलांगता हित लाभ। और ये कितना मिलेगा, जितना उसकी कमाई की क्षमता का नुकसान हुआ है। बहुत लोगों को क्या होता है, मान लीजिए किसी का उंगली कट जाता है, फिर कंपनी में चला गया, किसी का उंगली कट गया, तो उसको उस हिसाब से मान लीजिए 10% कमाई का क्षमता का नुकसान हुआ, 10%, तो 10% का हिसाब 500 का 10%, 50 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, यानी कि 1500 रुपया प्रति महीना के हिसाब से लाइफ टाइम मिलते रहेगा। तो ये डिपेंड करता है, और ये डिसाइड कौन करता है, कॉमन सेंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई राइट हैंडेड पर्सन का राइट हैंड कट गया तो 90% हो गया, कोई किसी का पैर पूरा कट गया तो 90% हो गया, दो उंगली कट गया 40% हो गया। कॉमन सेंस है, लेकिन ये मेडिकल बोर्ड डिसाइड करती है, उस हिसाब से उनको क्या होता है, लाइफ टाइम पेंशन मिलता है। और इससे भी बड़ा दुर्घटना का बात और दुर्भाग्य का बात तब होगा जबकि काम के दौरान या काम पर आने के दौरान या काम से वापस जाने के दौरान अगर उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी दिन नहीं है झारखंड में जहां पर कोई सड़क दुर्घटना नहीं हो रही है और कोई डेथ नहीं हो रहा है। सड़क दुर्घटना खास करके 2 व्हीलर और मोटर दुर्घटना तो रोज ही हो रही है, और उसमें मारे जाने वाले लोग कोई बहुत अमीर लोग नहीं होते, ज्यादातर लोग हमारे आपके जैसे वर्कर होते हैं जो या तो काम पर जा रहे होते या काम पर आ रहे होते। अब सोचिए उस परिवार का क्या होगा जिसका परिवार का एक कमाने वाला आदमी था, उसका मृत्यु हो गया। तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि उसके परिवार को पेंशन देते हैं। कितना पेंशन देते हैं, 90%। वो जितना कमा रहा था उसका 90%। मान लीजिए वो आदमी 500 रुपया प्रतिदिन कमा रहा था, कहने का मतलब 15,000 रुपया प्रति महीने कमा रहा था, तो उसके परिवार को जीवन भर पेंशन मिलेगा 13,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। तो कम से कम उसका परिवार को नहीं मरेगा, उसके बच्चे का पढ़ाई लिखाई चलता रहेगा। अच्छा, एक बात ये भी होता है कि मान लीजिए कोई बंदा 10,000 कमा रहा था और उसके परिवार का उसका डेथ हो जाता है, तो उसके परिवार को 9,000 पेंशन मिलेगा। आप बोलोगे कि सर आज तो 9,000 ठीक है, 10,000 में काम चल रहा था तो 9,000 भी काम चलेगा आज से 5 साल बाद। तो हम ये सुनिश्चित करते हैं, मतलब सरकार ये सुनिश्चित करती है कि ये 9,000 का वैल्यू बना रहे। कहने का मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो उसका परचेजिंग पावर पैसा का बना रहे, उस हिसाब से उस पेंशन का भी रिवीजन होते रहता है, उसका बढ़ते रहता है। तो ये 9,000 में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 9,000 जीवन भर मिलते रहेगा, उसी रेशियो में जिस रेशियो में महंगाई बढ़ती है वो पैसा भी बढ़ता रहेगा। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि पिछले 1 साल में लगभग हमने 100 व्यक्तियों के लिए ये पेंशन जारी किया है। मतलब सिर्फ झारखंड में 100 से ज्यादा दुर्घटनाएं हो गई हैं, उसमें से बहुत सारे केस का जांच चल रहा है, जांच चलने के बाद ये संख्या बढ़ सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि घटनाएं दुर्घटनाएं नहीं हो रही है। घटना दुर्घटना बीमारी किसी को भी बता के नहीं आती।
तो सिर्फ आप, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप सिर्फ इस बात को नहीं सोचिए कि हमारा जो है डिस्पेंसरी में डॉक्टर नहीं बैठता या वहां पर सर्दी खांसी का दवाई नहीं मिला तो ईएसआईसी कुछ नहीं करता। आपको ईएसआईसी हर एक स्टेप पर हेल्प करता है। तो आप यहां पर देखा कि आपको ये बीमारी होने के दौरान आपको पैसा मिलता है, आपके घटना दुर्घटना के दौरान आपको पेंशन मिलता है, किसी कर्मी के आकस्मिक मौत के दौरान उसके परिवार को पेंशन मिलता है। और इसके अलावा क्या है कि अगर हमारी कोई महिला कामगार है तो महिला कामगार क्या होती है, गर्भावस्था के दौरान या बच्चे के जन्म के दौरान उनके लिए काम करना मुश्किल होता है। अब सोचिए कि उनके लिए काम करना मुश्किल है तो एक तो उनको उस दौरान खाना पीना चाहिए, दवा दारू चाहिए, और उसके बाद क्या है, घर परिवार भी चलना चाहिए। तो उस दौरान वो ईएसआईसी से 6 महीने का सैलरी ले सकती है, मतलब 42 सप्ताह का मतलब ले सकती है पूरा सैलरी 6 महीने का। 6 महीने का सैलरी वो क्लेम करके हमारे यहाँ से ले सकती है। अगर वो 10,000 प्रति महीने मिल रहा है उनको तो 60,000 मिल जाएगा, 20,000 प्रति महीने मिल रहा है तो 1,20,000 मिल जाएगा। तो ये है मातृत्व हित लाभ, जो कि गर्भावस्था के दौरान हमारी महिला कामगार हैं उनके लिए बहुत बड़ा संबल है। अगर उनको नहीं पता है, आप किसी से महिला कामगार को जानते हैं तो उनको बताइए ताकि वो क्लेम कर पाए। इसके अलावा भी अगर किसी, चूंकि बहुत सारे जो मजदूर होते हैं वो प्रवासी होते हैं, दूसरे जगह से आके दूसरे जगह पर काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि अगर किसी घटना दुर्घटना में या कहीं भी उनकी कोई मृत्यु हो जाती है तो लास्ट राइट के लिए भी 15,000 रुपया देने का प्रावधान है। इसके अलावा भी है हमारे पास राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, जो किसी के नौकरी छूट जाने के कारण या छटनी हो जाने के कारण या कंपनी के अचानक बंद हो जाने के कारण, जो मान लीजिए कोई कंपनी चल रहा है, वहां पर बहुत लोग काम कर रहे हैं, अचानक वो कंपनी किसी कारण से बंद हो गया था, क्या करेगा वर्कर? तो वैसी परिस्थिति में हम उनको 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का सैलरी देते हैं, ताकि तब तक जब तक उनका दूसरा काम ना शुरू हो जाए। तो आप देखिए कि इस तरह के बहुत सारे फायदे हैं जो मजदूरों को बहुत जरूरी है, या कितने कम जो पैसे अर्न करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा संबल है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ इस बात पर नहीं जाइए कि आपका हमारा डिस्पेंसरी में सुविधा मिलता है, इस बात पर जाइए कि ठीक है डिस्पेंसरी में जो मिलता है वो तो आप बगल से ले लेते हो, आज भी ले रहे हो आप, लेकिन तब क्या होगा जब आपको, आपके परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी तो आप नहीं ले पाओगे, उस समय आप ईएसआईसी को याद रखोगे। एक आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, उस समय आप ईएसआईसी को याद रखोगे। आपका महीने भर का तबियत खराब हो गया, महीना भर आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर पैसा नहीं देगा, उस समय आपको ईएसआईसी से फायदा मिलेगा। तो आप देखोगे कि आपके हर एक स्टेप में आपको ईएसआईसी से फायदा मिल रहा है, एक। और दूसरा आप देखोगे ये आपको किस कीमत पर मिल रहा है, ये आप जो इतना फायदा मैंने बताया उसकी कीमत क्या है, आप क्या देते हो उसके लिए? तो आप देते हो उसमें 100 रुपये में 75 पैसे। मतलब अगर आपका 10,000 सैलरी है तो आपके तरफ से ईएसआईसी को मिलता है 75 रुपये, और जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है या जो आपका एम्प्लॉयर है वो अपने तरफ से देता है 325 रुपये। टोटल हमारे पास आते हैं 400 रुपये। अगर आपकी सैलरी 10,000 है और आप ईएसआईसी में कवर्ड नहीं होता, आपको 10,000 मिल रहा है लेकिन आपको इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, अगर आपका ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 9,925 रुपए, 75 रुपए कम मिलेगा। लेकिन इस 75 रुपए से आप अपने भविष्य को लेकर सुनिश्चित हो सकते हो कि भगवान न करे अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, तो आप सुनिश्चित रह सकते हो कि हमारा परिवार कम से कम ऐसी जिंदगी तो जीते रहेगा। इसीलिए अगर आप में से किसी का ईएसआईसी नहीं है तो आपको ये जरूर करिए कि आप उसका ईएसआईसी करवाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, अपने कॉन्ट्रैक्टर से बोलिए, एम्प्लॉयर से बोलिए, ट्रेड यूनियन से बोलिए और उसका निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कोई भी अगर समस्या आती है तो उसका समाधान हो सकता है। आप हमें बताइए, आप हमारे सोशल मीडिया पर लिखिए, हमसे पहुंचने तक सोशल मीडिया का भी आजकल सबसे आसान है। देखिए फेसबुक पर हम हैं, ट्विटर पर हम हैं, इंस्टाग्राम पर हम हैं, सभी जगह हम हैं। तो अगर आप तो वो भी नहीं कि हमें चिट्ठी लिखना है, अगर कोई समस्या हो रही है तो फेसबुक पर लिखो, ट्वीट करो, इंस्टाग्राम पर लिखो। इनफैक्ट वो ज्यादा सब आजकल ज्यादा इफेक्टिव है। वो 10 लोग लिखोगे तो सुनेंगे ही सुनेंगे सरकार आपकी, हम लोग भी सुनेंगे। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई समस्या होती है, तो नहीं लिखना चाहते तो हमारा नजदीक का शाखा कार्यालय है, वहां पर जाइए, वहां पर लोगों को बताइए कि भाई ये हमारी समस्या है, ठीक है। हमारे रीजनल ऑफिस को फोन करिए, वहां बताइए, चुप मत बैठिए। क्योंकि क्या है कि जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तब तक हम जानेंगे नहीं। मैं कैसे रांची में बैठे जान सकता हूं कि क्या समस्या है यहाँ पर, जब तक कि आप लोग बताओगे नहीं कि हाँ सर यहाँ पर ये समस्या है। अगर कोई कमी है उसके बारे में बताओ,
सोशल मीडिया पर लिखो, हमें बताओ, हमारे शाखा कार्यालय में जाके बताओ, ट्रेड यूनियंस के थ्रू हम पर खबर भेजवाओ कि आपके यहाँ पर ये कमी है सुविधाओं में। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सुविधाओं में कमी है तो सुविधाएं ठीक होगी। अगर यहाँ पर इंस्टीट्यूट पर्सन ज्यादा होंगे तो अस्पताल में स्थापित हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर इंस्टीट्यूट पर्सन ज्यादा होंगे ही नहीं तो कहां से हमारे लिए क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। हम यहाँ पर अस्पताल बनाने के बारे में एसएससी कॉर्पोरेशन सोचे या यहाँ पर डिस्पेंसरी बढ़ाने के बारे में सोचे, बोले ठीक है भाई यहाँ पर तो इतना ही आईपी है और यहाँ पर आईपी ठीक है जो मिल रहा है उसमें कुछ नहीं। लेकिन चूंकि आज आपको अब पता है कि एसएससी क्यों जरूरी है, कितना फायदा है, तो आप सभी का ये ड्यूटी बनता है कि आप एसएससी रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रयास करिए, अपने लोगों को भी बताइए, अपने श्रमिक भाई बंधुओं को भी बताइए और रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए। उसके बाद जो भी कमी ज्यादा होगा वो तो हम लोग करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके और आपके परिवार का भविष्य बिल्कुल सुनिश्चित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से होगा, उस क्वेश्चन को आप हमें पूछिए भाई रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, दूसरा अगर कोई समस्या होती है तो हम किससे संपर्क करेंगे, डिस्पेंसरी की आपकी कोई समस्या हो सकती है, हो सकता है कि हमारा डॉक्टर यहाँ से दूर बैठता हो या ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं देता, वो समस्या हो सकती है, किसी की रिम्बर्समेंट का समस्या हो सकती है, या किसी का ऐसा भी हो सकता है कि आपने गया लेकिन आप एसएससी जरूरत पर आप एसएससी को अप्रोच किया लेकिन नहीं मिला, तो उसमें हम क्या करें। ये सारी समस्याएं, ये सारा क्वेश्चन आप हमें पूछिए, हमारे कलीग आपको आंसर करेंगे। थैंक यू।